अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हसन मारफानी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई ज़ोर शोर से जारी होगी। आई वॉज गेटिंग न्यूमरस मैसेजेस फ्रॉम वेरियस स्टूडेंट्स के सर आप हर अटैम्प्ट में जिस तरीके से FR1 और FR2 के इंपॉर्टेंट एरियाज़ आइडेंटिफाई करते हैं, सो इस दफ़ा भी आप बता दें सो दैट वी कैन प्लान आर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली। सो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आई हैव कम अप विद शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो ऑन FR1 इंपॉर्टेंट एरियाज़। FR2 के जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं वो 2-3 दिन में इंशाल्लाह जो है विद द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज और सो यू वुड बी रिसीविंग द वीडियो ऑफ FR2 एज वेल। सो बिफोर मूविंग ऑन टू डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंट एरियाज़ ऑफ FR1, मैं 2-3 अहम बातें आप लोगों से करना चाहूँगा जो कि आप लोगों ने अगर उन पर अमल किया तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आपके पेपर में काफ़ी मुनासिब जो है वो सिचुएशन हो जाएगी एंड आपके पास होने के चांसेस इंशाल्लाह बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट मैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने के बाद आपको कुछ की टिप्स दूंगा जो मैंने पिछले अपना 13-14 साल का जो एक्सपीरियंस है उसकी बेसिस पर जो है वो लर्न की और ये नोट किया कि जितने भी लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में पास होते हैं या फिर जिनके मेरिट या गोल्ड मेडल आए हैं, सही है, इंक्लूडिंग माई स्टूडेंट्स जिनके काफ़ी बच्चों के गोल्ड मेडल और मेरिट आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो है उनमें ये कॉमन बातें पाई जाती थी। और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से CA किया तो मैंने भी उन चीज़ों पे जब व्हेन आई यूज़ टू प्रिपेयर फॉर द पेपर्स तो मैं भी इन बातों पे अमल करता था, तो मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। सो ये आफ्टर हैविंग डिस्कस्ड विद दीज इंपॉर्टेंट एरियाज़, तो वो मैं कुछ की टिप्स आपको बताऊँगा। सो इंशाल्लाह उससे भी आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो 2 बातें अभी मैं आपको करूँगा, फिर इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे बात करेंगे, फिर कुछ की टिप्स पे मैं आपसे बात करूँगा। अच्छा देखें, ये जो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट एरियाज़ बता रहा हूँ इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ इन्हीं एरियाज़ पे फोकस करना है जो हाई प्रायोरिटी एरियाज़ हैं। अब 2 एक्सट्रीम हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, यानी हर टॉपिक के 20-20, 50-50, 100-100 सवालात कर रहे होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही सिलेक्टेड स्टडी करते हैं। सो हमने दोनों एक्सट्रीम की बजाय एक मयाना रवि, एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो रखनी है, सही है। जैसा कि मैं हमेशा अपनी रेगुलर क्लासेस में भी बता रहा होता हूँ कि आपके जो भी टॉपिक्स आप लोगों के आइडेंटिफाइड हैं या जितने भी टॉपिक्स हैं, रादर देन गोइंग फॉर अटेम्प्टिंग हेल ऑफ क्वेश्चन से 50 और 60 क्वेश्चन फॉर ईच टॉपिक, इट्स बेटर कि आप 9 या 10 क्वेश्चन करो हर टॉपिक के जिनमें सारे कॉन्सेप्ट्स हों, ठीक है। सो एक तो आप ये चीज़ कर लो कि आपके, एंड आई एम श्योर ये पहले से आइडेंटिफाई आपके टीचर ने करवाई नहीं होंगी, अगर किसी के पास नहीं है तो वो मेरे क्वेश्चन भी जो हैं वो ले सकता है, ठीक है ना। सो फील फ्री, मेरे ग्रुप पर जो है मैंने शेयर भी किए हुए, मैं वापस से भी शेयर कर दूंगा अलॉन्ग विद द वीडियो सॉल्यूशंस। सो आपने क्या करना है, आपने हर टॉपिक के जो है वो 9 से 10 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं, अगर किसी के पास नहीं है तो वो मुझसे ले सकता है। अब जो मैं आपको इंपॉर्टेंट एरियाज़ बताऊंगा तो आपने क्या करना है कि जो हाई प्रायोरिटी एरिया है उसके ऊपर आपने फोकस ज़्यादा करना है, से उस टॉपिक के आपने 9 से 10 क्वेश्चन करने हैं, अज्यूमिंग सारे कॉन्सेप्ट्स 9 से 10 क्वेश्चन 9 से 10 क्वेश्चन में। अगर कोई मीडियम प्रायोरिटी एरिया है तो आपने उसके 4-5 क्वेश्चन कर लेने, और अगर कोई लो प्रायोरिटी एरिया है तो उसके आपने 1-2 क्वेश्चन कर लेने, ताकि खुदा न खास्ता हमारी एक्सपेक्टेशन से अगर पेपर डेविएट करता है सो हम मुनासिब करके आ जाएं। हम एटलीस्ट जो है 20 मार्क का अगर कोई सवाल अगर लेट से आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन या एज एन आउटलायर आ जाता है तो हम कुछ ना कुछ करके मुनासिब करके 12-13 मार्क का अटेम्प्ट करके आ जाएं। छोड़ना कोई भी टॉपिक नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आप अपने दिमाग में रख लो। हाँ, फोकस आपका जो है कम ज़्यादा हो सकता है। अच्छा जी, इसी सोच के साथ आए हम बात करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है दिस इज़ IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, यहाँ तक कि मैंने मेथड का भी आपको बता दिया था कि कौन सा मेथड आएगा, तो वही अल्हम्दुलिल्लाह जो है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस जो है वो आपका 18 या 20 मार्क का जो है लास्ट टाइम सवाल आया था। इस दफ़ा मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग में तो नहीं पूछेगा IAS 7, अलबत्ता शॉर्ट में पूछ सकता है या MCQ में पूछ सकता है 6 से 10 मार्क का, ठीक है ना। सो इसको आप शॉर्ट के पर्सपेक्टिव से जो है वो तैयारी कर सकते हैं, सही है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका NPOs है। NPOs लास्ट टाइम जो है 10 मार्क का आया है, शॉर्ट में एक अच्छा सवाल था। इस दफ़ा मुझे ऐसा लगता है इसके चांसेस लो हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनर के जो है इस एग्ज़ामिनर के पास टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं सवालात पूछने के लिए। तो अगर कोई बच्चा NPO पे ज़्यादा फोकस नहीं भी करता बल्कि 1-2 क्वेश्चन उसके कर लेता है अच्छे से, सो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर हिम और हर। थर्ड एरिया
विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया फॉर दिस अटेम्प्ट। इस पे फोकस्ड होना है आपने, इन तीनों एरियाज को तो बहुत अच्छे से करना है। IS 8, IS 33, IS 1। जैसा कि पिछली अटेम्प्ट में जो है इसमें एग्जामिनर ने 30 से 40 मार्क के सवालात पूछे थे, और लास्ट अटेम्प्ट में मैंने आपको बताया था कि इसमें से इतने लॉन्ग के चांसेस नहीं है, तो एक शॉर्ट का ही सवाल आया था। तो जो है आप लोगों की बड़ी फोकस्ड अप्रोच थी, तो आप लोगों ने पिछली दफ़ा इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया था। अल्लाह का शुक्र है 5 से 6 से 8 मार्क का इन एरियाज़ में से सवाल आया, ज़्यादा नहीं आया। मगर इस दफ़ा चूँकि ये एक बहुत बड़ा चंक है और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी इन टॉपिक की ज़्यादा हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम 15 मार्क और मैक्सिमम 30 या 35 मार्क का भी एग्जामिनर पूछ सकता है। हो सकता है 2 लॉन्ग क्वेश्चन बना दे इन तीनों टॉपिक्स में से, या हो सकता है एक लॉन्ग बना दे एक शॉर्ट बना दे। तो इन तीनों टॉपिक्स को आपने बहुत अच्छे से करके जाना है। सही है, शॉर्ट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो इन टॉपिक्स के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। नेक्स्ट इज IS 16 एवरग्रीन एरिया। IS 16 के साथ जो आपके दूसरे एरियाज एंसिलियरी स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे इम्पेयरमेंट हो गया, बोरोइंग कॉस्ट हो गया, गवर्नमेंट ग्रांट हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा मिक्स टॉपिक क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर डिस्क्लोजर्स का, जिसमें IS 20, IS 40, IS 23 ये 3-4 स्टैंडर्ड्स को मिला के पूछेगा, प्योरली IS 16 का नहीं पूछेगा। सो आपने मिक्स टॉपिक क्वेश्चन जो हैं आपने उन पे फोकस करना है। इसके ऊपर मेरे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी हैं, मैंने शेयर भी किए हुए हैं, मैं रीशेयर भी कर दूंगा अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस। सही है। अच्छा, इसी तरीके से रेशोज़ जो है लास्ट टाइम मैंने आइडेंटिफाई जैसे करवाया था कि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो 16-17 मार्क का आया था। इस दफ़ा जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि रेशोज़ में से एग्जामिनर इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा। सही है ना, तो आप इस टॉपिक को जो है वो लो प्रायोरिटी मार्क कर सकते हो। IS 36 लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये हाई प्रायोरिटी है, शॉर्ट में आएगा और शॉर्ट में पूछा भी गया। इस दफ़ा मुझे ऐसा लगता है कि IS 36 को एग्जामिनर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेगा, और अगर करेगा तो IS 16 के साथ मिला के लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेगा, मिक्स टॉपिक क्वेश्चन का हिस्सा बनाएगा। अलग से IS 36 को पूछना थोड़ा सा मुश्किल है। सही है। IS 40 मुझे ऐसा लगता है कि या तो शॉर्ट में पूछ सकता है एग्जामिनर, या IS 16 के साथ एक छोटी एडजस्टमेंट जो है वो मिला के पूछ सकता है IS 40 पे। IS 20 और IS 23 ये दोनों एरियाज जो है मुझे ऐसा लगता है कि एग्जामिनर इसमें से इन दोनों में से शॉर्ट क्वेश्चन तो लाजमी पूछेगा। सही है, किसी इन दोनों में से किसी एक में से, और अगर किसी एक में शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, सही है, लेट से IS 20 में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा, IS 23 में नहीं पूछा, तो ये लॉन्ग के साथ मिला के करेगा। अलगर्ज आपने इन दोनों टॉपिक्स को बहुत तमीज़ से करना है, ठीक है। करेक्शन ऑफ एरर्स मुझे ऐसा लगता है इतने ज़्यादा उसके चांसेस नहीं है, रीज़न बीइंग कि IS 8 भी हाई प्रायोरिटी है, उस पर एक अच्छा सवाल बन जाएगा। सो IS 8 इज़ मोर और लेस रिलेटेड टू एरर्स वाला एरिया। सो करेक्शन ऑफ एरर्स में से जो है मुझे मुश्किल लगता है इस दफ़ा। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है अभी 6 मार्क का जो है पिछली दफ़ा सवाल आया है। सो जो है इस दफ़ा MCQ में एग्जामिनर पूछ सकता है, स्पेशली कैपिटल मेंटेनेंस फ्रेमवर्क वाला जो एरिया है, तो आप उसको देख लें। मेरी एक वीडियो है, पब्लिक भी है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे 1-1.5 घंटे का जो है वो लेक्चर है, आप वो देख लो। आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का जो गम है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से वो ख़त्म हो जाएगा, यानी वही अगर आप कर लेते हो तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक है जी। सो ये इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे जो है मैंने आप लोगों से जो है वो बात की है। मैं फिर से अर्ज़ कर दूं कि जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं जो लो और मीडियम है, इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आपने इन पे फोकस नहीं करना, आपने फोकस रखना है, कम फोकस रखना है। ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने जैसा कि जो है एग्ज़ाम से पहले मैं कुछ वर्कशॉप्स कंडक्ट करवा रहा होता हूँ जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करवा रहा होता हूँ, तो हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी जो है मैं सेशंस रखूँगा। सो आप लोग चाहो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो या आप स्कैन कर सकते हो। ये मेरी टीम है, इसका मैंने नंबर दिया हुआ है, आप चाहो तो इन पर मैसेज करके भी जो है उनको आप बोल सकते हो कि ग्रुप में ऐड कर दें। सही है ना। सो इस ग्रुप में जो है मैं आप लोगों से अपनी ये रिवीजन वीडियोस शेयर कर रहा होता हूँ, सही है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस शेयर कर रहा होता हूँ, वीडियो सॉल्यूशंस शेयर कर रहा होता हूँ, और जो मैं वर्कशॉप करवा रहा होता हूँ उसका भी सारा स्केड्यूल और सारी अपडेट जो है वो वहाँ आ रही होती हैं। ठीक है ना। सो फील फ्री टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इनफैक्ट मैंने जो है क्या कहते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी PRC के बच्चे हैं, दे आर फ्री फ्रॉम देयर PRC एंड दे आर लाइक सर कोई फास्ट ट्रैक बैच है आपका या कोई कस्टमाइज्ड बैच है। सो यस देयर इज़। सो आप चाहो तो आप जो है इन 2 नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो दैट बैच इज़ वेरी क्रिस्प बैच। कोशिश की गई है कि 2 से 3 महीनों के
जो है टेन्योर को दिमाग में रखते हुए वो आप लोगों के लिए करा जाए कि बच्चा जो है कम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें और फोकस चीज़ें जो हैं वो कवर कर सके। अच्छा जी, सो अब हैविंग डिस्कस्ड विद important areas, now moving on to some tips for passing exams. ये टिप्स जो मैं आपको दे रहा हूँ, these are not related to FR1 or any specific subject. These tips are for all the subjects. अभी मैं FR1 के ऊपर चूँकि फोकस है तो मैं FR1 को दिमाग में रखते हुए जो है वो मैं आप लोगों से ये 4-5 चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप इन पे अमल कर लेते हो, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है 95% चांसेस हैं आपका पेपर निकल जाएगा। और ये मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ ना, ट्रस्ट मी, एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ो ना तो वह मोर और लेस यही बातें कर रहा होता है। FR1 के अंदर फेलियर का जो रेशो है, सही है, ये इन्हीं 4-5 में से कोई एक बात होगी जिसकी वजह से रेशो ज़्यादा है फेलियर का। पहली चीज़, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें प्रॉपर लेक्चर लेके, सही है ना। कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, काम चलाओ काम करते हैं कि कभी एक टीचर के एक यूट्यूब से उठा लिए, दूसरे टीचर के दूसरे यूट्यूब से। नहीं भाई, ऐसा ना करो। यूट्यूब से भी लो, मसले मसाइल होते हैं तो एक टीचर के लो, इमाम एक को बनाओ, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का अंदाज़ अलग होता है। और कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करो। एग्जामिनर कमेंट्स अगर आप पढ़ोगे ना तो वो बोल बोल के थक गया है पिछली 4 अटैम्प्ट से कि भाई बच्चों के FR1 के कॉन्सेप्ट नहीं हैं, रट्टे लगे हुए नहीं हैं। सो इस पर FR1 के लिए कुछ बेसिक अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं, तो वो मैंने वीडियोस अपनी पब्लिक की हुई हैं। अगर किसी बच्चे को चाहिए, किसी को ऐसा लगता है कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, सो डू मैसेज में, मैंने अपना नंबर भी ऊपर शेयर किया हुआ है 0332 से। सो आप लोग मुझे मैसेज कर दो, मैं आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट शेयर कर दूंगा, जिससे आप लोगों की FR1 की बेस बन जाएगी। अगर बेस बनी हुई है सर मगर FR1 के टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स में मसला है, सो आप वो लेक्चर्स लो, सही है। मैंने कुछ लेक्चर्स अपने पब्लिक किए हुए हैं, आप मुझसे भी ले सकते हो, मैं आपको यूं ही आप लोगों से शेयर कर दूंगा। अगर पूरा आपको बैच लेना है तो हमारा कस्टमाइज्ड बैच है, आप वो भी ले सकते हो। अलगर्ज आप कहीं से भी जो है क्या कहते हैं तैयारी करो, अपने कॉन्सेप्ट्स को पक्के करो, बट कॉन्सेप्ट्स को लाजमी पक्के करो। नंबर 2, जो कि सबसे अहम बात है, देखो एक गाड़ी होती है ना, मेहरान हो, मर्सिडीज़ हो, कोरोला हो, सिविक हो, उन सब में एक चीज़ होती है इंजन, जो गाड़ी के लिए अहम होता है। अगर इंजन नहीं होगा ना तो कोई भी मॉडल हो, वो गाड़ी नहीं कहलाएगी। सो आप समझ लो आपकी तैयारी में जो सबसे अहम चीज़ है ना वो है स्टडी टेक्स्ट। आप ACCA की बुक कर लो, ICW की बुक कर लो, CPA की बुक कर लो, मगर आप ICAP की स्टडी टेक्स्ट नहीं करते तो आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आई कैन बेट ऑन इट। आप कुछ ना करो, आप स्टडी टेक्स्ट को तमीज़ से कर लो, उसके क्वेश्चंस तमीज़ से कर लो। मैं 3 दफ़ा बोल रहा हूँ, स्टडी टेक्स्ट को तमीज़ से कर लो। ICAP ने इसके ऊपर लाखों खर्चा किया है, हम लोगों को इन्वॉल्व किया है, हमारी एफर्ट्स भी लगी हैं इस पर एज अ मेंबर ऑफ ICAP। तो सर ICAP अपनी स्टडी टेक्स्ट को बेस बनाता है, तो खुदारा कुछ ना करो आप, मगर आप स्टडी टेक्स्ट को लाजमी कर लो। सिर्फ स्टडी टेक्स्ट कर लो, चांसेस हैं आप पास हो जाओगे। सिर्फ स्टडी टेक्स्ट को पढ़ना नहीं है, उसके क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने, तमीज से करना है, खुदारा तमीज से करना है। फेलियर की सबसे बड़ी वजह, स्टडी टेक्स्ट बच्चे पढ़ते ही नहीं है, टीचर के नोट्स के पीछे चलते रहते हैं। अरे भाई तुम नोट्स ना करो, तुम स्टडी टेक्स्ट लाजमी कर लो, खुदारा पढ़ लो कम से कम। सर टीचर जो पढ़ाते हैं वो तो पढ़ो, मगर स्टडी टेक्स्ट खुद से पढ़ लो, खुदारा स्टडी टेक्स्ट लाजमी पढ़ो, ठीक है ना। तुम देखना, मैं काफ़ी बच्चे हैं जिनको मैंने जो पहले फेल हुए, आज से 2-3 अटेम्प्ट पहले जब मैंने उनको थोड़ी सी डायरेक्शन दी तो आप यकीन करो कि माशाल्लाह सबके पेपर पास हुए। तो स्टडी टेक्स्ट लाजमी करनी है और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जो स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं करना क्वेश्चन देखा सॉल्यूशन से कंपेयर कर लिया, नो 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 नो, क्वेश्चन देखो फिर अटेम्प्ट करो। हाँ स्टडी टेक्स्ट सर ऐसे नहीं पढ़नी, पहले लेक्चर लो टीचर का, फिर उसके बाद स्टडी टेक्स्ट पढ़ो, सही, तो आप लोगों को समझ में भी आएगा। नंबर 3, सर 6 से 8 अटेम्प्ट के जो है ना मिनिमम आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं पास पेपर्स के, 6 से 8 अटेम्प्ट के। और अगर आपको ज़्यादा है कि नहीं सर हमने तो अटेम्प्ट कर लिए, पास पेपर्स पी लिए हैं, फिर भी पास नहीं होता, तो जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं वो आप कर लो। मेरे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं अलॉन्ग विद वीडियो सॉल्यूशंस, आप मुझसे ले लो। मगर एज अ बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट पिछली 6 से 8 अटेम्प्ट के आपने पेपर्स खुद से अटेम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अटेम्प्ट करने का ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन देखा एक तरफ आंसर और कंपेयर कर रहे हो, अच्छा यार इसका तो ये होना चाहिए, अच्छा ये आंसर, नो 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 नो।
पूरा अटेम्प्ट करो और फिर सजेस्टेड सॉल्यूशन से या सॉल्यूशन से कंपेयर करो, फिर फ़ायदा होगा, वरना नहीं होगा। चौथी चीज़ देखो यार, मसला पता है क्या है, जब भी मैं काउंसलिंग सेशन करता हूँ और बच्चे जब फेल होते हैं और जब मैं बात करता हूँ तो एक कॉमन चीज़ होती है कि सर हमें सब आता है बट पेपर में हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि देखो हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। वो जो इन्वायरमेंट होता है ना, प्रोटोटाइप इन्वायरमेंट बना के हम प्रैक्टिस नहीं करते। सो आपने बाकायदा इन्वायरमेंट बना के क्विजेज अटेम्प्ट करने, मॉक्स अटेम्प्ट करने। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम लोगों का जो भी बैच चल रहा है, सो मैं हर हफ्ते जो है क्विजेज ले रहा होता हूँ, आधे घंटे का टाइम होता है, बच्चों ने जो है वो क्विज जमा करवाना होता है और बच्चों को पता चल जाता है वो कहाँ खड़े। इसी तरीके से मॉक्स हम लोगों के 3 मॉक्स हम लोग कंडक्ट कर रहे होते हैं। सो आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो आप मॉक्स अटेम्प्ट करो। अगर किसी को मेरे मॉक चाहिए वो खुद से अटेम्प्ट करे 3 घंटे का माहौल बना के। अगर अभी से आदी होगे ना तो पेपर में भी जब बैठोगे ना तो नाशनायत नहीं लगेगी। क्योंकि देखो जब तुम लोग पीआरसी से आ रहे हो ना तो पीआरसी में वो कंप्यूटर एमसीक्यू वाला माहौल था, यहाँ आपको 3 घंटे पूरा लिखना है। सो खुदारा पहले से तैयारी करके जाओ, क्विज़ेस और मॉक्स लाजमी अटेम्प्ट करो, लाजमी अटेम्प्ट करो। आखिरी चीज़, रिवीजन वीडियोस हैं वो आप देख सकते हो हर टॉपिक के हवाले से, जो है ना जैसे गिरदान करते हैं ना कुरान की, ऐसे ही जो है आप जब सारे टॉपिक को रिवाइज़ कर लो तो कुछ की पॉइंट्स होते हैं हर टॉपिक में, सही। जैसा कि मैंने कोशिश की है कि मैंने जो है अपने स्टूडेंट्स के लिए जो है हर टॉपिक पे रिवीजन वीडियोस बनाई हुई है। सो रात को सोते हुए देख ली, हर 15-15, 20-20 मिनट की, उसमें पूरा सिलेबस वो 3-4 घंटे में पूरा सिलेबस रिवाइज करवाया हुआ है। सो एमसीक्यू के लिए, कोई कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए वो आपको बड़ी काम आएंगी। सो आप ग्रुप ज्वाइन करो तो वो मैं आप लोगों से शेयर भी कर देता हूँ। ये 4-5 चीज़ें अगर आप ये कर लेते हो, ट्रस्ट मी, ये सिर्फ FR1 के लिए नहीं, आपके CA फाइनल्स, MSA, हर आपके सब्जेक्ट के लिए जो है इंशाल्लाह जो है वो क्या कहते हैं, आपके हर लेवल के लिए ये टिप्स काम आएंगी अगर आप इनको फॉलो करते हो, ठीक है ना। सो इसी सोच के साथ दिस इज़ हसन मारफानी साइनिंग ऑफ। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होती है वर्कशॉप में। आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लो तो मैं वर्कशॉप का जो है आप लोगों को टाइम टेबल भेज दूंगा, जिसमें हम लोग जो है क्या कहते हैं, जो मेरे कस्टमाइज बैच हैं, मेरा रिफ्रेशर बैच है, मेरा रेगुलर बैच है, उन सब के लिए मैं वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूँ। आप चाहो तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जो है करवा रहा हूँ, सही है ना। बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों का पूरा सिलेबस रिवाइज हुआ हो। सो हरी अप गाइस, सही है। इट्स ऑलरेडी 28th और 27th ऑफ दिसंबर। सो अच्छे से तैयारी करो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। मेरी आप सब के लिए बहुत दिल से दुआएं, अल्लाह सबको आपको कामयाबी दे। आप लोगों ने भी मुझे खुसूसी दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होती है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।